अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वन शॉट लेक्चर की सीरीज़ में हमने आज डिस्कस करना है द चैप्टर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू PMDC सिलेबस। द मोस्ट कंसाइज वर्जन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप इस वन शॉट लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा कुछ भी करके अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है रिवीजन वाले दौर में। ठीक है, सो रिवीजन के लिए एवरीथिंग दैट यू नीड कंसेप्चुअली एंड थ्योरेटिकली एंड न्यूमेरिकली जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हैं। इसको अगर आप अच्छी तरीके से ग्रिप कर लें, दैट इज़ टोटली इनफ फॉर कवरिंग दिस चैप्टर। सो PMDC के सिलेबस में इसका सिर्फ एक टॉपिक मेंशन है जिसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो हमें पता होना चाहिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का बाकी टाइप्स के स्पेक्ट्रा से क्या क्या फ़र्क होता है, कब एटॉमिक स्पेक्ट्रा फाइंड कर सकते हैं हम, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा की फिर टाइप्स क्या होती हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो होना चाहिए इसमें। प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली इसी का ही एक प्रोटोटाइप है, एग्जाम्पल है जो आपको सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग ऑफ विद स्पेक्ट्रम पहले क्या होता है। ठीक है, सो स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारे जो इस सिलेबस में इस फिजिक्स के टॉपिक के हिसाब से जो स्पेक्ट्रम हम जब भी बोलेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब ये होगा कि एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है उन वेवलेंथ्स की जो कोई भी सब्सटेंस अब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट कर सकता है। डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट वैल्यूज़ वाली वेवलेंथ्स लाइट की अब्जॉर्ब या इमिट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और स्पेसिफिक वेवलेंथ वो अब्जॉर्ब या इमिट नहीं करते। ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है हर सब्सटेंस की। तो कोई भी सब्सटेंस जितनी भी टाइप्स की वेवलेंथ इमिट कर सकता है या अब्जॉर्ब कर सकता है सेम ही होगी। जो भी टाइप्स की वेवलेंथ वो इमिट कर सकता है एग्जैक्टली वही वो अब्जॉर्ब कर सकता है। तो दोनों में से कोई भी आप ले लें, डज नॉट मैटर। हमारे पास वो वैल्यू आ जाए, वो डेटा आ जाए कि ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर्स में या एंगस्ट्रॉम में आपके पास वो डेटा आ जाए। उनको अगर आप अरेंज करके लिख देंगे तो आप कहेंगे ये इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, so spectrum is basically the orderly arrangement of those wavelengths which are being emitted or absorbed by a specific substance। ठीक हो गया। अब द नेचर ऑफ दैट स्पेक्ट्रम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम देगा, यानी कि आपके पास बहुत सारे एटम्स एक जगह पर थे और आपने देखा कि ये एटम्स कौन सी टाइप्स ऑफ वेवलेंथ अब्सॉर्ब या इमिट करते हैं, तो वो जो स्पेक्ट्रम आप बनाएंगे वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, यानी कि आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस के एक जगह पर और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कौन सी टाइप की वेवलेंथ अब्जॉर्ब या इमिट कर सकता है ये सब्सटेंस, तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उन वेवलेंथ्स को अरेंज करने से वो बैंड स्पेक्ट्रम होगा। और अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस नहीं है, आपके पास कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ब्लैक बॉडी फिजिक्स की टर्म्स में उस बॉडी को कहते हैं जो परफेक्ट रेडिएटर है, यानी कि वो सारी की सारी वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर सकती है या सारी की सारी वेवलेंथ रिलीज कर सकती है, उसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है। उसका जब आप स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ सब सर्टन वेवलेंथ होंगी, वो सारी की सारी ही होंगी। तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। या आप व्हाइट लाइट को जिसमें सारी वेवलेंथ हैं उसको जब डिफ्रैक्ट करेंगे, उसकी सारी वेवलेंथ सेपरेट करेंगे और उसका जब स्पेक्ट्रम बनाएंगे वो भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। अब हम बारी बारी इनको हल्का हल्का टच करते हैं। हमारा फिर मेजर टॉपिक ये लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रेनबो में व्हाइट लाइट की डिफ्रैक्शन होती है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक ब्लैक बॉडी जो सारी वेवलेंथ रिलीज कर सकती है या अब्जॉर्ब कर सकती है, उसका हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अब चूंकि जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ्स हैं वो सारी की सारी आपने अरेंज कर दी हैं। आपके पास ये रेड वाली भी है, इसका थोड़ा सा लाइटर शेड भी है, उसका थोड़ा सा लाइटर शेड भी है। इसी तरह से आगे जाते जाएं आप येलो पर पहुंच जाएं, ये वाला येलो भी है, ये वाला येलो भी है, ये वाला येलो भी है, नीचे सब की वैल्यूज हैं। तो सारी की सारी वैल्यूज आपको प्लॉट करनी पड़ेंगी एक ग्राफ के या एक अरेंजमेंट में। तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि यहाँ पर ये वाली वेवलेंथ है, इसके बाद दूसरी वेवलेंथ यहाँ पर है। दो वेवलेंथ आपस में डिस्क्रीटली यू कैन नॉट टेल देम अपार्ट, इतनी क्लोज है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 12.645678 नैनोमीटर्स वाली वेवलेंथ है तो एग्जैक्टली इसके बाद 12.645678 वाली वेवलेंथ भी है। इतनी क्लोज वेवलेंथ है तो आप उनको सेपरेटली यहाँ पर डिस्क्रीटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो आपको पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस सा ऐसा स्मेयर सा मिलता है स्पेक्ट्रम में जब आप उन सारी वेवलेंथ्स को अरेंज करते हैं। तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं।
अब चूंकि व्हाइट लाइट में सारी की सारी वेवलेंथ्स हैं, तो व्हाइट लाइट को जब आप अरेंज करेंगे उसकी सारी वेवलेंथ्स को, तो आपको क्लोजली पैक्ड वेवलेंथ्स का एक स्पेक्ट्रम मिलेगा एंड इट विल बी इम्पॉसिबल टू टेल देम अपार्ट। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो वैल्यूज कंटिन्यूअस फील होती हैं, डिस्क्रीट फील नहीं होती। ठीक है, या तो आप व्हाइट लाइट की डिफ्रैक्शन करें उससे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, या तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो इमिटेड वेवलेंथ्स हैं वो भी सारी होती हैं, तो उनको अगर अरेंज करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम वैसे डिटेल में ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम को और पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। यहाँ पर भी हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं आपके सामने। यहाँ पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो कि व्हाइट लाइट में ये सारी वेवलेंथ्स हैं। सो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एंड पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की है, दूसरी साइड पर सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो वेव्स की है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, इसकी वेवलेंथ सबसे लोएस्ट है, इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, इसका मोमेंटम भी सबसे हाईएस्ट है। और हमने पढ़ा था कि अगर मोमेंटम ज़्यादा हो तो वेवलेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। सो इस वाले रीजन में वेवलेंथ कम ही है। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज़ें उधर देखेंगे तो रेडियो वेव्स सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ, सबसे लोएस्ट एनर्जी और सबसे लोएस्ट मोमेंटम वाली वेव है। ठीक है, ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ, सबसे लोएस्ट एनर्जी और सबसे लोएस्ट मोमेंटम इस साइड पर रेडियो वेव्स की, और यहाँ पर कॉस्मिक रेज है। मोस्ट ऑफन हम इस कॉस्मिक रेज को नहीं लिखते, गैमा से स्टार्ट किया जाता है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में जो आपके सिलेबस में होती हैं, क्योंकि कॉस्मिक रेज वो रेज हैं जो ज़मीन के बाहर से आती हैं, यानी कि स्पेस से हैं और वो ज़मीन में आ रही हैं। वो वेवलेंथ्स गैमा से भी हाई फ्रिक्वेंसी होती हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हम ज़मीन के अंदर ही हैं, हमने बाहर का कुछ नहीं करना, तो इसलिए गैमा से लेकर रेडियो तक इसको मेजर किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने निमोनिक्स हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम के विब गायर है। विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ से यहाँ तक है 380 टू 760 नैनोमीटर्स है, या कभी कभार 400 टू 700 नैनोमीटर भी लिखा जाता है, वट एवर आपको जो ऑप्शन में दिया जाए या जो आपकी बुक में हो। सो सबसे हाईएस्ट वाले एंड पर लॉन्गेस्ट जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एंड पर वायलेट है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट शुरू हो जाता है जिसकी उससे हाई फ्रीक्वेंसी है। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एंड पर रेड है। इसके बाद इंफ्रा रेड है जिसकी इससे भी लो एनर्जी और लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया। बाकी टोटल पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए ये वाला स्पेक्ट्रम, ये वाला आपके पास निमोनिक है। दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। अब अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो और आपके ये कुछ उसके कुछ पोर्शन, फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये आप इमिट कर दें, ओमिट कर दें, तो बाकी जो बचेगा वो यहाँ पर आपके सामने है। ये वाले पोर्शन हमने डार्क कर दिए हैं, वो खत्म हो गए, यानी कि उस रीजन में जो वेवलेंथ थी वो अब है ही नहीं, हमने प्लॉट ही नहीं की क्योंकि वो उस सब्सटेंस ने इमिट ही नहीं की। ये वाली सारी जो वेवलेंथ हैं ये इमिट नहीं हो रही। बाकी ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और जो वेवलेंथ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बाकी बचती थी वो हमने यहाँ पर शो करवा दी। ठीक है। सो ये एक बैंड बेसिकली ये भी एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ है, ये कोई एक वेवलेंथ नहीं है, इसमें भी बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं जो कि यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो भी थी वो यहाँ पर है। सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के हमने कुछ ना कुछ ब्लैक लाइंस डाल दी हैं, बाकी पीछे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑलरेडी है। सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के कुछ कुछ बैंड्स हमने उठाए हैं। दिस इज अ बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है। सो इफ वी ओमिट सर्टेन पोर्शंस ऑफ अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वी हैव अ बैंड स्पेक्ट्रम. There are bands of continuous spectra spaced out by black portions. The black areas indicate the wavelengths that are not emitted by the substance under observation. ये जो बाकी हैं, जिस भी substance का हमने स्पेक्ट्रम बनाया है, लाइट वाले ये जो बैंड्स हैं, ये वाले स्पेक्ट्रा वो इमिट कर रहा है, ब्लैक वाले नहीं कर रहा। एग्जांपल्स क्या है? मॉलिक्यूलर जो भी सब्सटेंस हो विद द एक्सेप्शन ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, वो वाले। अब ये हैं मॉलिक्यूल्स लेकिन ये मोनोएटॉमिक है, एक एटम का है, तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा देगा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम नहीं देगा, यानी कि बैंड स्पेक्ट्रम इससे नहीं मिलेगा। आपको हाइड्रोजन गैस H2 चाहिए, नाइट्रोजन गैस N2 चाहिए, ये वाले जो है ना मॉलिक्यूल, इसमें एक एटम नहीं है, एक से ज़्यादा एटम्स हैं। इनको जब आप किसी भी जगह पर बंद करके इनका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे, आप डिस्चार्ज ट्यूब में डालेंगे, जो भी करेंगे, तो वो जो स्पेक्ट्रम आएगा दैट विल बी कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब लास्ट और तीसरा और जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसमें क्या है कि सिर्फ कुछ ही वेवलेंथ्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से हम उठाते हैं, और वो कुछ ही वेवलेंथ्स का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा का पूरा बैंड उसका उठा लें, जिस तरह बैंड स्पेक्ट्रम में हमने किया था। हम यहाँ की एक वेवलेंथ जो वन स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी सिर्फ वो उठाएंगे और यहाँ पर प्लॉट करेंगे,
और फॉर एग्जांपल उस सब्सटेंस ने ये वाली वेवलेंथ इमिट की है, तो हम यहाँ पर सिर्फ वही लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें से हर एक लाइन एक इंडिविजुअल सिंगल वेवलेंथ है, ये पूरा का पूरा सीरीज ऑफ वेवलेंथ नहीं। जिस तरह बैंड स्पेक्ट्रम है, ये लाइट एरिया सारा का सारा ये सीरीज ऑफ वेवलेंथ था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये सिंपल डिस्क्रीट वेवलेंथ है, एक लाइन को दूसरी लाइन से सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। ये कौन देता है? ये एटॉमिक सब्सटेंसेस देते हैं। यानी कि अगर आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब में H2 गैस है, आप उसको पहले एटोमाइज करेंगे इनटू 2H, एटम्स बनाएंगे, इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा, इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो बैंड स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, उसके अलावा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उनको कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो मोनो एटॉमिक है, एक एटम है, तो प्रॉपर्टी वाइज वो सिर्फ एक ही एटम है, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही देगा। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम किस किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है और उन दोनों तरीकों में क्या क्या फर्क होता है, क्या उससे जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है उसमें भी कोई फर्क होता है या नहीं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम किस किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, दो टाइप्स के पॉसिबल स्पेक्ट्रा हैं, एक है इमिशन स्पेक्ट्रम और एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये प्योरली डिपेंड करता है कि आप किस टेक्निक से स्पेक्ट्रम बनाते हैं, इस चीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्पेक्ट्रम जो मिलेगा वो डिफरेंट होगा वो सेम ही एग्जैक्टली, बस आपने जिस टेक्निक से ऑब्टेन किया है वो टेक्निक डिफरेंट है, उस हिसाब से इनके दो नाम हैं। सो अगर आपके पास व्हाइट लाइट है, आप उससे इमिटेड वेवलेंथ को प्रिज्म से गुजारते हैं, तो प्रिज्म उनको ऑर्डरली फैशन में अरेंज कर देता है, आप उसको अरेंज करते हैं तो आपके पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ जाता है जिसमें सारी की सारी पॉसिबल वेवलेंथ ऑर्डरली फैशन में अरेंज्ड है। आपके पास एक एटॉमिक गैस है, यानी कि इस गैस में H2 नहीं है, H के एटम्स हैं और वो हॉट गैस है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड हैं, हाई एनर्जी लेवल्स पर हैं। जब वो डी एक्साइट होंगे तो जो जो फोटॉन्स इमिट करेंगे वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एनर्जी के फोटॉन्स इमिट करेंगे, स्पेसिफिक वेवलेंथ के फोटॉन इमिट करेंगे। हम वो सारे फोटॉन्स इकट्ठे करके प्रिज्म से गुजारेंगे, या कभी कभार यहाँ पर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी यूज की जाती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेटअप है। सो राइट नाउ सपोज अगर हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म उनको अगेन अरेंज कर देगा। हम उनको जब अरेंज करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा दैट विल बी कॉल्ड इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या है कि बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क है और कुछ कुछ लाइंस बीच में ब्राइट है। ये जो ब्राइट लाइंस हैं ये वो लाइंस हैं जो इस एटॉमिक गैस के एटम्स ने डी एक्साइट होते वक्त इमिट की। ठीक है, अगर हम ऐसा करें कि इसको ऑलरेडी एक्साइटेड गैस को डी एक्साइट करके स्पेक्ट्रम ना बनाए, हमारे पास एक कोल्ड गैस हो जिसके एटम्स डी एक्साइटेड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पर हैं, हम इसके ऊपर व्हाइट लाइट का सोर्स होगा हमारे पास एक, वो इसके ऊपर डालेंगे। व्हाइट लाइट मतलब उसमें सारी वेवलेंथ्स हैं, तमाम पॉसिबल वेवलेंथ इसके ऊपर डालेंगे। इसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएंगे, हायर ऑर्बिट्स तक चले जाएंगे। बाकी जो वेवलेंथ्स होंगी वो सीधी गुजर जाएंगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो वो जो ट्रांसमिटेड वेवलेंथ्स हैं उनको हम इकट्ठा करके प्रिज्म से गुजारेंगे, अरेंज करेंगे, और जब स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो इस किस्म का बनेगा। अच्छा खासा स्पेक्ट्रम ब्राइट है, बीच में कुछ कुछ लाइंस हमारे पास डार्क है। ये वो लाइंस हैं, ये वो वेवलेंथ्स हैं जो उस वाइट लाइट में से अब्जॉर्ब कर ली हैं इस गैस ने और इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए। अब आप गौर से देखें, ये स्पेक्ट्रम सेम है। कैसे सेम है कि जिस जिस पॉइंट पर इसकी डार्क लाइंस हैं उसी उसी पॉइंट पर इसकी ब्राइट लाइंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सुपर इम्पोजिबल हैं। इसको इसके ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल अलाइन हो जाएंगी, उसकी ब्राइट लाइन और इसकी डार्क लाइन, पूरा हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारे पास मिल जाएगा अगर इन दोनों को मिला देंगे तो। सो सिर्फ इतना फर्क है, रिप्रेजेंटेशन का फर्क है कि यहाँ पर उन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को डार्क लाइन से शो किया जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रम में उन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को ब्राइट लाइन से शो किया जाता है, क्योंकि ये इमिटेड वेवलेंथ्स का स्पेक्ट्रम है, ये एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ्स का स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ्स कौन सी हैं, इमिटेड वेवलेंथ्स कौन सी हैं, वो सेम ही है, इसलिए सेम पैटर्न ऑफ लाइंस जो मिलता है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब किसी भी ट्रांजिशन के दौरान अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे? आपके पास एक ऑर्बिट, छोटा ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट है E1 एनर्जी वाला, बड़ा ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट E2 एनर्जी वाला है। इलेक्ट्रॉन ने अगर E2 से E1 तक जंप किया है तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है E2 माइनस E1 विच इज डेल्टा E, इतनी ही एनर्जी वाला फोटोन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशन होगी तो डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ होंगी जो उस स्पेक्ट्रल सीरीज में हम फिर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम जाउल्स में रिप्रेजेंट नहीं करते, हम बेसिकली ये जो फोटोन निकला है इसका जो वेव नंबर है वो लिखते हैं।
ठीक है। सो हम मीटर्स में मेजर नहीं करते डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ को, हम वेव नंबर में यानी कि पर मीटर में, जो कि वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, उसमें मेजर करते हैं। ठीक है। सो स्पेक्ट्रल एनर्जीज आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन जूल्स, दे आर एक्सप्रेस्ड एज वेव नंबर्स। और अगर आप इंफ्रारेड सीरीज की बात करें तो उसमें पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। जिस तरह एक्सरेज की वेवलेंथ को आप मीटर भी लिख सकते हैं, बट एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, आप एंगस्ट्रॉम की टर्म्स में लिखते हैं। उसी तरह इंफ्रारेड वाली अगर कोई सीरीज है, लाइक पास्टन है, ब्रैकेट है, फोन सीरीज है, उनमें सारी इंफ्रारेड है, तो उनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनका वेव नंबर आप पर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ये कन्वेंशन है, ना भी करें तो इट्स टोटली फाइन, बट एक कन्वेंशन ऐसे ही है। ठीक हो गया। सो द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स E2 एंड E1 इज equal to the energy of that photon that is emitted during that transition, और energy of the photon is hc over lambda। इसको रीअरेंज करें तो lambda will be given by hc over delta या hc over E2 minus E1। आपको दो फोटोन, दो ऑर्बिट्स के एनर्जी लेवल्स बता दिए जाएं तो आप लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के कुछ यूजेस हैं रियल लाइफ में प्रैक्टिकली। 3 बेसिक यूजेस जो आपके सिलेबस में है, जो आप जहां से आपको एमसीक्यू आ सकता है। दोज आर एटॉमिक फिंगरप्रिंटिंग, फॉसिल फ्यूल एनालिसिस एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। एटॉमिक फिंगरप्रिंटिंग क्या है कि आपके पास जितने भी ऑलरेडी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, आप उन सारों का स्पेक्ट्रम बना लें स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक से, और वो स्पेक्ट्रम हर एटम का डिफरेंट होगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में सारों का डिफरेंट होगा। सो वी कैन यूज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट एज इट्स आइडेंटिटी, कि उसकी आइडेंटिटी होगी। दुनिया में जहां कहीं भी कॉपर होगा सारों का स्पेक्ट्रम निकालेंगे सेम होगा, दुनिया में जहां कहीं भी हाइड्रोजन होगा सारों का एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाएंगे सेम होगा। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक किस्म का उस एलिमेंट का फिंगरप्रिंट बन गया, उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी क्या है यहाँ पर एप्लीकेशन, फॉसिल फ्यूल एनालिसिस। अब फॉसिल फ्यूल्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। कोई फॉसिल कार्बन रिच होता है, कोई हाइड्रोजन रिच होता है, वगैरह वगैरह, कभी कभार मेटल भी मिल सकता है। सो हमें देखकर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, देखकर तो नहीं बता सकते आप। सो यू शुड हैव सम वे जिससे पता चले कि ये फॉसिल फ्यूल कौन से एलिमेंट पर मुश्तमिल है, कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर हैं। उसके लिए उसके जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनकी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाते हैं। जो भी स्पेक्ट्रम आता है पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास पूरी की पूरी लाइब्रेरी है उसकी। आप उस स्पेक्ट्रम को हर एक एलिमेंट से कंपेयर करके देखते हैं, जिससे वो मैच कर गया आप समझ जाते हैं कि इस फॉसिल फ्यूल में ये वाला एलिमेंट है। ठीक हो गया। सो फॉसिल फ्यूल के एनालिसिस में इस तरह से हेल्प मिलती है हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और अगर आपने कोई फॉसिल फ्यूल निकाला, उसमें कोई ऐसा स्पेक्ट्रम आपने बना लिया जो पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट से मैच करने पर किसी से भी मैच नहीं हुआ, तो आपने समझ जाना है कि दिस इज सम न्यू एलिमेंट जो ऑलरेडी डिस्कवर नहीं हो पाया। सो डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक हेल्पफुल टेक्निक है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो बैंड स्पेक्ट्रम। हमने पढ़ा बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस शो करते हैं। सो इस पूरी की पूरी लिस्ट में सिर्फ H2 मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है। हमने ये कहा कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स उस लिस्ट में नहीं आते। सो हीलियम और नियॉन हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन मोनोटॉमिक हैं, लेकिन ये बैंड स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम देंगे। ए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप। इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एटम्स कैन नॉट इमिट व्हाट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन, उस दौरान जो फोटोन इमिट होता है वो यूवी भी हो सकता है। उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ यूवी रीजन में भी लाई कर सकती है, लाइक लाइमन सीरीज के फोटॉन्स। वो विजिबल लाइट का भी हो सकता है, लाइक बामर सीरीज के फोटॉन्स। वो इंफ्रारेड सीरीज का भी हो सकता है, लाइक पास्टन ब्रैकेट और फोन सीरीज। लेकिन वो गैमा रे का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गैमा रे जो है वो न्यूक्लियर इन ओरिजिन है। न्यूक्लियस जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर डी एक्साइट करता है, वो जो फोटोन रिलीज करता है वो गैमा रे का होता है। ठीक है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन्स होते हैं ये। गैमा रे फोटोन से इमीडिएटली लोअर फ्रीक्वेंसी वाला जो फोटोन है वो एक्स रे का होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक इन ओरिजिन है। सो इनर शेल ट्रांजिशन जब किसी हैवी मेटल की होती है, उसमें बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन्स निकलते हैं, वो एक्सरे फोटोन्स होते हैं। वो भी इस गैमा रे के फोटोन से कम वेवलेंथ वाले ही होते हैं, कम फ्रीक्वेंसी वाले ही होते हैं। गैमा रे स्टिल हायर फ्रीक्वेंसी या हायर एनर्जी फोटोन है, वो न्यूक्लियस जब डी एक्साइट होगा तब इमिट होगी। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में गैमा रे फोटोन इमिट नहीं हो सकता। डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हम आते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की तरफ। पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम H2 का स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, हम H का स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। हमारे पास गैसियस फॉर्म में H2 के मॉलिक्यूल्स थे, डिस्चार्ज ट्यूब में डाल के पहले उनको एटमाइज करेंगे, H बनाएंगे, एटम्स मिलेंगे, तब उनका स्पेक्ट्रम बनाएंगे। सो हम बेसिकली ये लाइन स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। इमिशन हो या अब्जॉर्प्शन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है आपकी टेक्निक क्या है। अब हाइड्रोजन से जब भी हम इमिशन या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकालते हैं
जो भी वेवलेंथ्स होती हैं उनमें से कुछ वेवलेंथ यूवी रीजन में है, कुछ विजिबल में, कुछ इंफ्रारेड में। जो यूवी में है उनको लाइमन सीरीज कह दिया जाता है, जो विजिबल में है वो बामर है, और इंफ्रारेड में पास्टन है, ब्रैकेट है, फुंड है। ये क्यों 3 सीरीज है? क्योंकि इनमें से कुछ लाइंस पहले डिस्कवर हुई जो थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी एंड पर थी, कुछ लाइंस बाद में डिस्कवर हुई थोड़ी सी लो फ्रीक्वेंसी एंड पर थी, और बिल्कुल फार एंड ऑफ द इंफ्रारेड रीजन में जो लाइन थी वो सबसे आखिर में डिस्कवर हुई, उनको फुंड सीरीज कहा गया। ठीक है, क्योंकि उस तरफ हम जाते जा रहे हैं तो ये लो एनर्जी और लो फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स हैं, उनको डिस्कवर करना, डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जब टेक्निक्स इवॉल्व हुई लेटर इन दैट पीरियड तो वो बाद में डिस्कवर हुई। सबसे पहले कौन सी डिस्कवर हुई? विजिबल सीरीज, यूवी नहीं, लाइमन सीरीज सबसे पहले डिस्कवर नहीं हुई, विजिबल। क्यों? क्योंकि नजर आती थी, टेक्निक्स इतनी स्टैब्लिश नहीं हुई थी कि हम यूवी को भी देख पाए, डिटेक्ट कर पाए। सो जो सबसे पहले नजर आई वही सबसे पहले डिस्कवर हो गई। बाद में फिर यूवी को डिटेक्ट करने का तरीका आया तो फिर लाइमन भी डिस्कवर हो गई, फिर इंफ्रारेड को डिटेक्ट करना शुरू हो गए, फिर बाकी सारी डिस्कवर हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवरी 1885 में बामर सीरीज की हुई, जो कि विजिबल है क्योंकि डिस्कवरेबल है, ह्यूमन सेंसेस से हमें पता चल गया। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितनी भी लाइंस हैं सारों के वेव नंबर्स के लिए एक सर्टन आपके पास फॉर्मूला है। वेव नंबर होता क्या है? बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या होगा? पर मीटर। सो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज द वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से। ठीक हो गया? म्यू बार नहीं है, ये न्यू बार है, एन यू। ठीक है, एम यू जो म्यू है वो माइक्रो का सिंबल होता है, उसको म्यू कहते हैं। जो ये वह वी जैसा, दिस इज न्यू, ये ग्रीक सिंबल है। सो अगर आपके पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाली इक्वेशन है, इसको आप रीअरेंज करें, v इज इक्वल टू एफ ओवर वेव नंबर भी लिख सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय वेव नंबर। ये आप डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। आपके पास जनरल फार्मूला है विच इज राइटबर्ग फार्मूला, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट n से लोअर ऑर्बिट p में उसने अगर ट्रांजिट किया है तो यहाँ पर जो फोटोन इमिट होगा इसका जो वेव नंबर होगा दैट इज गिवन बाय राइटबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.09 × 10⁻⁷ पर मीटर है, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर p स्क्वायर लोअर ऑर्बिट माइनस 1 ओवर n स्क्वायर हायर ऑर्बिट। ये फार्मूला हर स्पेक्ट्रल लाइन जिसका आपको p और n वैल्यू पता है उसका वेव नंबर फाइंड करने के लिए यूज हो सकता है। Now we're moving on to the different spectral series of hydrogen spectrum. आपके सामने 5 सीरीज हैं, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड। लाइमन सीरीज कब बनेगी? ये तब बनेगी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जंप करेगा। कहां से जंप करेगा? कहीं से भी जंप करे। ठीक है, दूसरे ऑर्बिट से करे, तीसरे ऑर्बिट से करे, चौथे से करे, पांचवें से करे, व्हाटएवर, वो सारी की सारी जो वेवलेंथ्स होंगी, सारी की सारी जो लाइट के फोटॉन्स इस ट्रांजिशन में इमिट होंगे वो सारे के सारे अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स होंगे, और उन सबको मिलाकर हम लाइमन सीरीज कह देते हैं। ठीक है, सो फॉर लाइमन सीरीज द एन वैल्यू कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 के ऊपर जो भी वैल्यू हो एन की, यानी कि हायर ऑर्बिट की, वो आप यहां पर पुट कर सकते हैं एन की जगह। बट पी वैल्यू यानी कि लोअर ऑर्बिट जहां पर एटम ने जंप, इलेक्ट्रॉन ने जंप बैक करना है, दैट शुड बी इक्वल टू 1। सो पी की जगह हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया। बामर सीरीज कब बनेगी? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम, हाइड्रोजन के एटम का दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। कहां से जंप करेगा? दूसरे ऑर्बिट के बाद वाले किसी भी ऑर्बिट से जंप करे। सो एन वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2 बट पी वैल्यू शुड बी 2। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पी वैल्यू की जगह 2 का स्क्वायर लिख देंगे। पास्टन सीरीज के लिए अगेन इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जंप करना चाहिए, ब्रैकेट के लिए चौथे ऑर्बिट में जंप करना चाहिए, और फुंड के लिए 5वें ऑर्बिट में। ये तीनों इंफ्रारेड हैं, ये अल्ट्रावायलेट है, एंड दिस वन इज विजिबल। अब 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है लिमिटिंग लाइन का और एक है फर्स्ट लाइन का। किसी भी सीरीज में, चाहे वो लाइमन है, बामर है, पास्टन है, ब्रैकेट है, फुंड है, जो लिमिटिंग लाइन होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट होती है। ठीक है, कैसे? कि अगर फॉर एग्जांपल लाइमन की बात करें, दूसरे ऑर्बिट से यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो ये कम एनर्जी गैप है, लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होगा। अगर यहां से यहां पर जंप किया तो फर्दर लो वेवलेंथ, यहां से यहां पर जंप किया फर्दर वेवलेंथ। तो इस तरह से हम बढ़ाते जाएं, एन वैल्यू बढ़ाते जाएं अंटिल हम इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट तक पहुंच जाएं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट एन वैल्यू से जंप बैक करे पहले ऑर्बिट में तो ये मैक्सिमम एनर्जी गैप होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होगा इस लाइमन सीरीज का। उससे जो लाइन बनेगी उसको लिमिटिंग लाइन कहेंगे, कि वो उस सीरीज की सबसे आखिरी लाइन है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एंड पर है।
So that is called the limiting line. Shortest wavelength of any series, it is produced by maximum energy gap transition, highest frequency, highest energy, highest momentum and highest wave number. These are the properties, ठीक है ना. Longest wavelength, shortest wavelength भी होती है इसकी. सो फाइंड कैसे करेंगे, आपके पास राइटबर्ग फार्मूला है, वेव नंबर की जगह हमने 1/λ लिख दिया, राइटबर्ग कांस्टेंट वैसा का वैसा, पी वैल्यू जो भी सीरीज होगी, अगर लाइमन है तो 1, बामर है तो 2 वो लिखेंगे, लेकिन एन वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो सिंपलेस्ट फार्मूला आता है वो ये आता है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज यू हैव टू डिवाइड पी स्क्वायर बाय आर एच. उस सीरीज की पी वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे राइटबर्ग कांस्टेंट के ऊपर, आपके पास उस पर्टिकुलर सीरीज की जो लिमिटिंग लाइन है उसकी वेवलेंथ आ जाएगी मीटर्स में. अब यहाँ पर आपके सामने एक टेबल मैंने ड्रॉ की है, सारे की सारी सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर लिख दी है. अगर लाइमन सीरीज है तो उसका जो लिमिटिंग लाइन होगी वो पी स्क्वायर ओवर आर एच, पी की जगह 1 लिखेंगे, 1/r(h) होगी, और नैनोमीटर्स में वो 91 नैनोमीटर्स होती है. ये वाली वैल्यू कभी कभार एमसीक्यू में आ जाती है कि लिमिटिंग लाइन लाइमन सीरीज की कितनी वेवलेंथ वाली है, तो 91 नैनोमीटर्स है. बामर सीरीज की 4/r(h), इसकी ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब की किसी की भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइमन की आज तक पूछी गई है. लेकिन आपको जनरल फार्मूला सबका आना चाहिए कि बामर सीरीज के लिए 4/राइटबर्ग कांस्टेंट, पास्टर के लिए 9/राइटबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि हम पी वैल्यू 3 लिखेंगे, यहाँ पर पी वैल्यू 4 लिखेंगे तो 16 और यहाँ पर पी वैल्यू 5 लिखेंगे तो 25/r(h) आएगी. ठीक हो गया. अब इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है फर्स्ट लाइन, कि आपने लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें, सेकेंड ऑर्बिट से अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो ये मिनिमम एनर्जी गैप है लाइमन सीरीज का. इसमें जो फोटोन इमिट होगा उसकी लाइन को फर्स्ट लाइन कहते हैं. सो द फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ द सीरीज प्रोड्यूस्ड बाय द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी गैप ट्रांजिशन, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट मोमेंटम एंड लोएस्ट वेव नंबर. ठीक है. इसमें आप क्या करेंगे, पी वैल्यू उस सीरीज की जो भी हो वो पुट करेंगे, और एन वैल्यू क्या होगी, वो p+1 होगी, पी से डायरेक्टली ऊपर वाला ऑर्बिट होगा. सो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फार्मूला ये आ जाता है वेवलेंथ का, n² p² डिवाइडेड बाय n² - p² मल्टीप्लाइड बाय राइटबर्ग कांस्टेंट. याद रहे ये राइटबर्ग कांस्टेंट डिनोमिनेटर में है, कुछ बच्चे इसको यूं लिख देते हैं n² p² डिवाइडेड बाय n² - p², और यहाँ पर राइटबर्ग कांस्टेंट लिखते हैं. इससे इमेज पड़ता है कि एज इफ ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, और कर भी देते हैं, फिर आंसर में गिवन भी होता है. अभी हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, उससे फिर गलती हो जाती है. तो आपने याद रहे इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. अब लाइमन सीरीज, पास्टन और सारों की सालों की फर्स्ट लाइन को आप इस तरह से लिखेंगे. लाइमन के लिए p² n² p² - n² - p², n² - n² p², n² - p², इन सब का मैंने यहाँ पर लिख दिया. लाइमन के लिए p की वैल्यू 2 है, इसके लिए 3, इसकी 4, इसकी 5 और इसकी 6. n की वैल्यू एग्जैक्टली p से एक ज्यादा होगी. इसमें n की वैल्यू 3 पुट करें, इसमें 4 पुट करें, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7. ठीक है. तो ये हमने इस फॉर्मूले को सारी सीरीज के लिए लिख दिया है. आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो ये आएंगे. सो फॉर लाइमन सीरीज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल the highest possible frequency, the longest possible wavelength is 4/3 times राइटबर्ग कांस्टेंट. बामर के लिए 36/5, पास्टन, ब्रैकेट और फोन के लिए ये वाली वैल्यूज आपको जनरल फॉर्मूला आता होगा तो आप फाइंड कर पाएंगे. वैल्यू जो पूछी जाती है वो सिर्फ लाइमन की पूछी जाती है. 122 नैनोमीटर्स इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज. ठीक हो गया. अब यहाँ पर एक और चीज है कि बामर सीरीज की जो लिमिटिंग वेवलेंथ है वो है 366 नैनोमीटर्स. ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है. आप अभी गूगल करें, आप देखें यूवी सीरीज का क्या स्पेक्ट्रम है, कहां से ले तक कहां तक हम यूवी कंसीडर करते हैं. ये 366 नैनोमीटर उसके अंदर आता है. सो ऑल्दो बामर सीरीज खुद विजिबल सीरीज है, लेकिन इसकी लिमिटिंग वेवलेंथ जो है, लिमिटिंग लाइन, वो यूवी में आती है. अब यहाँ पर एमसीक्यू आता है कि द लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज विल लाई इन विच रीजन. अब बच्चों ने रट्टा मारा होता है कि लाइमन यूवी है, बामर विजिबल है, बाकी सारे इंफ्रारेड हैं, तो बामर की लिमिटिंग लाइन का पूछा तो वो भी विजिबल नहीं होगी, वो विजिबल लगा देते हैं, गलत हो जाता है. याद रहे विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है पूरी की पूरी सीरीज, बट द लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज लाइज इन द यूवी रीजन. ठीक हो गया. ये एक एमसीक्यू पॉइंट यहाँ पे याद रखना है. कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसी भी सीरीज की जो है उसका रेशो बताओ. तो अगर आपको शॉर्टेस्ट भी आती होगी, लॉन्गेस्ट भी आती होगी, तो रेशो भी निकाल लेंगे. सो शॉर्टेस्ट फॉर लाइमन इज 1/r(h),
शॉर्टेस्ट फॉर लॉन्गेस्ट फॉर लाइमन इज 4/3 RH। इनको डिवाइड करेंगे तो 3/4 की रेशो आएगी। इसी तरह आपके सामने ये पूरी की पूरी टेबल मैंने बना दी है। इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास कहीं सेव कर लें। ये सारी की सारी सीरीज की शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के रेशोज आपके सामने हैं। कभी कभार इसका उल्टा पूछ लिया जाएगा, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो इन सारे रेशोज को उल्टा कर दीजिएगा। लकीर के फकीर नहीं बनना के सर ने जो टेबल दी थी उसमें तो शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट था, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट तो बताया नहीं गया। तो 1/2 है तो उसको 2/1 कर दो ना, सेम चीज है, ठीक है। तो उसको उस हिसाब से आपने पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ के कि पूछा क्या हुआ है, एमसीक्यू लगाना है। अब एक और पॉसिबल जो एमसीक्यू यहाँ से आता है, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन फाइंड करें। आपको कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 8th ऑर्बिट में है और इसको जाना है जंप डाउन करके पहले ऑर्बिट में, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल तरीकों से ये जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस आपने बतानी होती हैं। अब इसका एक तरीका तो यह है कि फार्मूला याद कर लें, दूसरा तरीका यह है कि फार्मूला काफी लंबा है, भूल जाएगा तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। सो इसका जो असल फार्मूला है वो है ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस इज इक्वल टू n-p+1 इनटू n-p। यहाँ पर n क्या है, वो हायर ऑर्बिट है जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, p क्या है, वो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। सो अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5वें से 4थे ऑर्बिट में आ रहा है तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे n की जगह, p की जगह आप लिखेंगे 4, ठीक है। अगर ऐसा है कि कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, यानी कि उसकी जो p वैल्यू है वो 1 है, तो तब ये फॉर्मूला, इसमें जब p की जगह आप 1 लिखते हैं ना, तो ये रीअरेंज होकर इस फॉर्मूले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला कहीं पर पढ़ा है तो याद रहे, ये फॉर्मूला हर जगह पर नहीं लगता। ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त लगता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जंप करे, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन इससे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से 1st ऑर्बिट में जंप कर रहा है। सो ग्राउंड स्टेट वाला मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 8 × 8 - 1 / 2, यानी कि 8 × 7 / 2, 2 4s are 8, 7 4 28, 28 पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं। अब मसला यह है कि कभी कभार ये फॉर्मूला तो चलो याद रहता है, ये वाला भूल जाता है, तो बच्चे मैन्युअली करना शुरू हो जाते हैं कि 8वें ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आएगा, यूं भी आ सकता है, 2 ऑर्बिट जंप करके, एक ऑर्बिट जंप करके भी आ सकता है, 4 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट करे तब भी आ सकता है। इसमें कोई ना कोई एक ऑर्बिट आपका जरूर मिस होगा, गलत लगा बैठेंगे। तो मैन्युअली अगर करना है फॉर्मूले के बगैर, तो उसका भी आपको तरीका आना चाहिए कि करना कैसे है। आपके सामने ये पूरा का पूरा इमेज है, इसमें ऑर्बिट 8वें से पहले ऑर्बिट में आ रहा है। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है और ट्रांजिशंस ड्रॉ करनी है। पहली ट्रांजिशन मैक्सिमम पॉसिबल वाली, अगली ट्रांजिशन उससे एक ऑर्बिट ऊपर, एक ऑर्बिट ऊपर, एक ऑर्बिट ऊपर, एक ऑर्बिट ऊपर, यहाँ तक के पूरा का पूरा लाइंस कवर हो जाएं। इनको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर लिख लेना है 7। फिर आपने एक ऑर्बिट नीचे आना है, 6ठे ऑर्बिट से स्टार्ट करना है। उसी तरह से जितनी भी पॉसिबल हैं, एक घटाते घटाते इनको गिन लें। यहाँ पर कितनी आई हैं, 6। इस तरह से करते जाएंगे, 5 4 3 2 1। ये जितने भी आपने मेजर किए हैं इनको ऐड करें, 6 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इनको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 28। ये वही आंसर है जो हमने इस फार्मूले से अभी 28 निकाला। तो मैन्युअली भी किया तो 28 आया। तो इस तरह से मैन्युअली करेंगे, फार्मूला अगर भूल गया है तो ठीक आंसर आएगा। अगर खुद तुक्के मारने बैठ जाएंगे, आंसर गलत आएगा, कोई एक आधा ऑर्बिट मिस हो जाएगा, नंबर चला जाएगा। सो अब हम आते हैं प्रैक्टिस की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने, द लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज लाइज इन व्हाट। अभी मैंने बताया लिमिटिंग लाइन बामर सीरीज की यूवी रीजन में लाई करती है, विजिबल में नहीं। Another question is the wavelength of last spectral line in Lyman series in terms of Rydberg's constant is what? Last spectral line कौन सी है? लिमिटिंग लाइन की बात कर रहे हैं, और लाइमन सीरीज की जो लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन है वो कौन सी होती है, हमने अभी पीछे यहाँ पर फाइंड आउट भी किया है। लिमिटिंग लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज इज व्हाट? इट इज 1/Rydberg's constant, 1/RH आप इसको लगाएंगे, एंड दैट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, राइट। दिस इज द आंसर। इसको इस तरह से आपसे लाजमी नहीं है कि सिर्फ लाइमन का पूछा जाए, किसी का भी पूछा जा सकता है। सो सारों का राइडबर्ग्स कांस्टेंट की टर्म्स में आंसर आपको आना चाहिए, वो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द ट्रांजिशन फ्रॉम n = 4 5 6 to n3 इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम गिव्स व्हाट। सो अगर कोई भी किसी भी अगले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में आ रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो दैट विल बी पास्ट चेन सीरीज। लाइमन के लिए पहला ऑर्बिट, बामर के लिए दूसरा, पास्ट चेन के लिए तीसरे ऑर्बिट में आना चाहिए। सो सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है और उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन जो है उसका फोर्थ ऑर्बिट में चला गया, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड बताएं। सो ग्राउंड स्टेट पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट एंड देन थर्ड ऑर्बिट एंड देन फोर्थ ऑर्बिट, यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके यहां पर गया है। तो हायर ऑर्बिट 4 है, आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस का है, चाहे ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर आए, वो फार्मूला सेम रहेगा। इसमें एन वैल्यू आपने वो नहीं पुट करने के कहां से आया है या कहां गया है, आपने देखना है हायर ऑर्बिट कौन सा है। हायर ऑर्बिट 4 है, वो एन वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, 4 × 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 × 3 आएगा, यानी कि ऊपर 12 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2, 6 मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं। आप इसको मैन्युअली भी जस्टिफाई कर सकते हैं। आप यहां से स्टार्ट करें 1 2 एंड 3, ये 3 हमने कर लिया, फिर नीचे से स्टार्ट करें 1 एंड 2, ये 2 कर लिया, इसको फिर नीचे से स्टार्ट करें यहाँ से 1। सो 3 + 2 + 1 6, ये मैनुअल भी हमने अभी जो तरीका किया उससे भी 6 आंसर आता है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन पास्टन सीरीज, बेसिकली लिमिटिंग लाइन जो है पास्टन सीरीज की उसकी वेवलेंथ पूछ रहा है। सो p² डिवाइडेड बाय RH करेंगे, p वैल्यू 3 होती है पास्टन के लिए, 3² बाय RH, 9/RH आप यहाँ पर लिख देंगे, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का है, E1 वाले एनर्जी लेवल से E2 तक गया है, तो वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन फाइंड करें। हमने अभी उसका फॉर्मूला पढ़ा, लैम्डा = hc/ΔE, ठीक है। जो भी एनर्जी गैप होता है वो नीचे लिखें, hc ऊपर लिखें, एनर्जी गैप E1 - E2 या E2 - E1 जो भी करें, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, hc ऊपर आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर R राइडबर्ग्स कांस्टेंट है, RH जो भी, तो वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज फाइंड करें। जरा पीछे चलते हैं, हमने लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की जो हमने पूरी की पूरी वो बनाई, उसमें क्या था, वेव नंबर उसका 122 नैनोमीटर्स था, विच वाज 4/3 RH। ये वेव लेंथ है, वेव नंबर करेंगे तो उसको उल्टा करेंगे, 3 टाइम्स RH डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। सो वेव नंबर पूछा हुआ है, गौर से पढ़ना है, तो वो आंसर नहीं लगाना जो वेव लेंथ वाला है। सो 4/3 RH ये वेव लेंथ है, 3 टाइम्स RH/4 दैट इज द वेव नंबर, ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्या क्वेश्चन है, द सीरीज लिमिट फॉर बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अकर्स एट दिस, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक कॉमन सेंस वाला तरीका और एक डम लोगों वाला तरीका, ठीक है ना। जो डम लोगों वाला तरीका है, बेसिकली एग्जैक्टली तरीका वही है। वो तरीका क्या है कि आपको बताया गया है कि n = 2 यहाँ पर है और n = 1 यहाँ पर है, और ये जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी वाला ऑर्बिट है। तो सीरीज लिमिट जो बताई गई है, ये कौन सी लिमिट होती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे ऑर्बिट में जंप करे, यानी कि इन दोनों का जो एनर्जी गैप है, वो जो फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ आपको दी गई है। सो अगर आप इस वेवलेंथ इसको यूज करके E = hc/λ करें, जो भी जितने भी जाउल्स आंसर आएगा वो बेसिकली इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी गैप होगा, ठीक है, समझ में आ गई। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो पहले ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट तक ले जाने के लिए चाहिए, यानी कि इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट और पहले ऑर्बिट का एनर्जी गैप आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। आपको दूसरे ऑर्बिट और इन्फिनिटी वाले का गैप पता चल गया इस स्टेटमेंट से। अब आपको ये अगर पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बेसिकली इसका 4 टाइम्स होगी, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी पहले से 4 गुना कम है। तो आपने इसमें मजीद ये वाला एनर्जी गैप ऐड करना है, तो आपका जवाब 4 गुना ज्यादा आएगा। सो आप ये जो भी वैल्यू यहाँ पर आंसर आएगा इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो जितने जाउल्स आएंगे वो पहले ऑर्बिट और इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट का एनर्जी गैप होगा। अब इस सारा ये खिचड़ी पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेहतर यही है कि एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की याद कर लें। तो ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट तरीकों से आ सकता है। आपको लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट देकर पूछते हैं हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करो। अब आपने कोई न्यूमेरिकल तो नहीं, एससीक्यू तो नहीं है ना, एफएससी तो नहीं दे रहे कि आपने सॉल्यूशन लिखनी है तो आप इसी तरीके से ही करें, आपने आंसर बताना है। तो बेहतर है कि याद ही कर लें, ए ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। 21.7 10⁻⁻19 जूल्स, बेसिकली लिखते हम इसको हैं कि 2.18 10⁻⁻⁻, अगर करेंगे इधर एक ऑप्शन पीछे चला जाएगा तो -18 जूल्स। साइंटिफिक नोटेशन में मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से आपको दी जाती है, यहाँ पर इस तरह से दी गई है, आपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर गेनिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विद व्हाट। सो अगर आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाना है, तो उसमें क्या डालेंगे, एटम डालेंगे। एटम डालेंगे तभी एटॉमिक स्पेक्ट्रम आएगा ना। इनमें से कौन सा एटम है, कौन सी गैस उसने कहा डालेंगे। तो अगर आप हाइड्रोजन गैस डालते हैं, आप उसमें H2 डाल रहे हैं, आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं मिलना।
आप कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, ये भी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर डालेंगे SO2, वो भी इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं, मोर देन 1 नंबर ऑफ एटम्स हैं। ये कोई भी आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम देने नहीं वाले। नियॉन गैस में जब आप उसमें फिल करेंगे तो आप बेसिकली एटम्स डाल रहे हैं। बच्चे इसका जवाब ये लगाते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है तो गलत हो जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सारी की सारी चीज़ें और न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल एस्पेक्ट जितना भी है आपने कवर कर लेना है। जितना भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं इस पर ग्रिप होनी चाहिए। अगर नहीं है, कुछ एक आधा टॉपिक वीक है तो उसको ज़रूर कर लें, अदरवाइज थोड़ी सी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।